हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने पार्ट ए में रिवाइज करने जा रहे हैं बच्चों सेल। और अगर हम बात करें सेल की तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उस चैप्टर में हम लोग मेन चीजें रिवाइज करते हैं। अगर कोई सेल बोलता है तो आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए। तो ना हम लोग प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे हैं, ना यूकैरियोटिक, ना यूनिसेलुलर, ना मल्टीसेलुलर, नथिंग। एक पूरे ऑल ओवर अर्थ पे एक यूनिट ऑफ लाइफ जो सेल है उसमें मैक्सिमम क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटर लेयर है बच्चों, और आउटर लेयर की अगर बात करें तो इसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। और ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट अंदर साइड इसके बाद आता है, ये होता है सेल वॉल। ओके, और इसके अंदर आता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पर ये तीन लेयर हैं। फर्स्ट है ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड है सेल वॉल और थर्ड है सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों को अगर मिला दे बच्चों तो यहां पर हमें मिलेगा, ये होगा सेल का लिफाफा या सेल का इनवेलप बोलिए, या फिर आप इसे ही सेल की बाउंड्रीज बोल सकते हैं, सेल की बाउंड्रीज। ओके, और सेल बाउंड्रीज में तीन चीजें हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। अगर मैं बात करूं सबसे बाहर के साइड कौन है, ग्लाइकोकैलिक्स, इनर साइड कौन है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, इसके बाद अगर बात करें तो सेल में जब भी बोला जाएगा सेल तो आपके सबसे पहले सेल बाउंड्रीज के नाम आएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए बेटा तो इसके अंदर जो है वो होगा साइटोप्लाज्म। ओके, और साइटोप्लाज्म जो है यहां पर इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, मेन एरिना ऑफ सेल। मेन एरिना ऑफ सेल सीबीएसई में सवाल पूछा गया बच्चों, और एरिना का मतलब होता है अखाड़ा। एरिना का मतलब है अखाड़ा। अखाड़ा का मतलब क्या है कि वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यहां पर अगर बात की जाए तो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यहां पर चलती हैं, जिसकी वजह से सेल, यहां वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं, जिसकी वजह से सेल की लिविंग स्टेट, सेल लिविंग स्टेट में मेंटेन रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है सेल में। तो हम कहेंगे साइटोप्लाज्म के बेसिकली हमारे पास दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक होता है सॉलिड पार्ट और एक होता है सॉलिड पार्ट और दूसरा होता है बच्चों लिक्विड पार्ट। ओके, सॉलिड और लिक्विड पार्ट में सॉलिड पार्ट की अगर बात करें तो हम लोग इसे नाम देते हैं ट्रोफोप्लाज्म। क्या नाम देंगे बच्चों, ट्रोफोप्लाज्म। और लिक्विड पार्ट को हम लोग बोलते हैं हाइलोप्लाज्म। पूछा भी जाता है ये। अगला, अब बात करें लिक्विड पार्ट में तो वाटर कंटेंट सबसे ज्यादा है, आपको नजर भी आ रहा है, जबकि सॉलिड पार्ट के अंदर आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सारे के सारे सॉलिड पार्ट है बच्चों। तो हम कहेंगे कि सॉलिड पार्ट के भी हमारे पास दो यहां पे कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है एक तो लिविंग, एक तो इस सॉलिड पार्ट में लिविंग कंपोनेंट है और दूसरा है हमारे पास नॉन लिविंग कंपोनेंट। अब अगर मैं सबसे पहले नॉन लिविंग को फिनिश करूं तो नॉन लिविंग कंपोनेंट को बच्चों बोला जाता है ड्यूटोप्लाज्म। तो याद रखिएगा, इसे बोलेंगे ड्यूटोप्लाज्म। ओके, ड्यूटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन आता है, एक तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आते हैं बच्चों, एक तो आएगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, दूसरा आएगा सेक्रीटरी प्रोडक्ट। क्या आएगा, सेक्रेटरी प्रोडक्ट, और तीसरा आएगा रिजर्व प्रोडक्ट, जैसे टैनिन है, रेजिन है, गम्स है, ऑयल्स है। ये सारी चीजें नॉन लिविंग या ड्यूटोप्लाज्म में आती हैं। अगला आता है लिविंग पार्ट, और लिविंग पार्ट में मेनली हम लोग रखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स को। किसको, सेल ऑर्गेनेल्स को। अब हम लोग लेबलिंग करने जा रहे हैं कि आखिरकार एक सेल में सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से होते हैं। आइए सबसे पहले मैं लेवल करने जा रहा हूं बच्चों, यहां से लेके यहां तक का पोर्शन जिसे हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे बोला जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ये फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, यहां पर आएगा गोल्गी बॉडी। क्या बोलेंगे, गोल्गी बॉडी। ओके, तीसरे नंबर पे हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों, यहां पर लाइसोसोम। क्या बोला जाएगा, लाइसोसोम। एंड यहां पर फोर्थ नंबर पे अगर बात की जाए बच्चों तो ये है वैक्यूल,
और इसके बाद अगर इसकी बात हम करते हैं तो ये तो देख के भी आप पहचान सकते हैं बड़ी आसानी से, और जिसे बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके बाद यहां पर अगर बात की जाए तो इसे हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। और प्लास्टिड्स की अगर बात करें बच्चों तो यहां पर हमने जो मेंशन किया है वो है क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये भी हमें पढ़ना है। तो आप देखेंगे चौथा वैक्यूल है, पांचवा माइटोकॉन्ड्रिया है और छठे नंबर पे प्लास्टिड है। अगला हम इसके बाद अगर बात करें तो यहां पर एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है बच्चों जो कि मेम्ब्रेनलेस भी होती है, और इसे हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। क्या नाम देंगे? राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं। राइबोसोम्स मेम्ब्रेनलेस होते हैं, खास बात इनकी ये होती है। ओके, अगले नंबर पे आएगा, यहां पर अगर आप देखें तो ये है 8वें नंबर पे अगर हम बात करें तो यहां पर ये नजर आएगा सीलिया एंड फ्लैजिला। क्या बोलेंगे? सीलिया एंड फ्लैजिला। ये हो गया आपका सीलिया जो कि छोटे हैं, और यहां पर ये 9 नंबर पे हम बात कर रहे हैं ये फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला मोटेलिटी के लिए जरूरी है। इसके बाद अगर बात की जाए तो यहां पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर ये नजर आ रहा है बच्चों, और इसे हम नाम देते हैं साइटोस्केलेटन। क्या नाम देंगे? साइटोस्केलेटन। ये पूरे के पूरे सेल में फैला होता है, वाइड स्प्रेड होता है, लेकिन हमने केवल एक हिंट के तौर पे आपको इंडिकेट किया है कि साइटोस्केलेटन क्या है। बेसिकली अगर आप देखें तो साइटोस्केलेटन में एक नीली रॉड अगर आपको दिख रही हो इस तरीके से वर्टिकली, तो उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे बच्चों? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर हॉरिजॉन्टली ब्लैक कलर की रॉड और उससे थोड़ी थिन है, तो उन्हें हम लोग बोलेंगे बच्चों इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ओके, और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो हमने वायर की तरीके जगह जगह बांध रखा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों माइक्रोफिलामेंट्स। क्या बोलेंगे? माइक्रोफिलामेंट्स। ओके, तो माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट्स, ये तीन मिलके बनाते हैं साइटोस्केलेटन। तो स्केलेटन ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन। डिटेल में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो यहां पर अगर बात की जाए तो 8वां सीलिया और फ्लैजिला। इसके बाद 10 नंबर पे बात की गई है साइटोस्केलेटन की। ओके, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर ये आ रहा है, इस ऑर्गेनेल का नाम है बच्चों सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। और जबकि सेंट्रोसोम के अंदर जो ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल। ये भी मेम्ब्रेनलेस होते हैं बच्चों। यहां पे सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, दैट इज द 11th कंपोनेंट। ओके, अगले नंबर पे हम अगर बात करें तो इसके अंदर सबसे मेन कंट्रोलर या कमांडर जो होता है दैट इज द न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। तो आप न्यूक्लियस को भी आराम से यहां पे लेबल कर सकते हैं, दैट इज द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दैट इज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर के साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म। ट्रांसक्रिप्शन भी यही होगा, रेप्लिकेशन भी यही होगा, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल भी होगा। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मतलब जो मेम्ब्रेनलेस होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस अलग है, न्यूक्लियोलस अलग है। न्यूक्लियस का जो प्लूरल है वो न्यूक्लियाई है, और न्यूक्लियोलस का जो है वो न्यूक्लियोलाई है। तो यहां पर ये है न्यूक्लियोलस। अगला, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो है बच्चों डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, और इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहां पर, और ये जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो हम ये कह सकते हैं कि 12 नंबर पे जो आएगा बच्चों वो आएगा न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट आता है यहां पे लास्ट जो आएगा वो आएगा कि छोटी छोटी यहां पर बहुत छोटी छोटी यूनिट मेम्ब्रेन सराउंडेड इस तरीके से वेसिकुलर स्ट्रक्चर होती हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं, स्मॉल होने के नाते इन्हें बोला जाता है माइक्रो बॉडीज। क्या बोलते हैं? माइक्रो बॉडीज। ओके, तो 13 नंबर का जो हमारा कंपोनेंट होगा वो होगा माइक्रो बॉडीज। अगर मैं आपसे पूछूं कि माइक्रो बॉडीज के अंदर
क्या क्या आएगा, तो आप बोल सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आप जानते हैं, एक है पैरोक्सीसोम्स। क्या आएगा? पैरोक्सीसोम्स। अगला एक आएगा ग्लाइऑक्सीसोम्स। क्या आएगा? ग्लाइऑक्सीसोम्स। और एक आएगा बच्चों स्फीयरोसोम। क्या बोलेंगे? स्फीयरोसोम्स। ओके, तो ये माइक्रो बॉडीज हो गई। तो आज के बाद जब कोई सेल के बारे में बात करेगा तो आप बेहद आसानी से ये बता सकते हैं कि सेल बोलने पे आपके माइंड में इतना स्ट्रक्चर आना चाहिए। एक एक के बारे में बात भी करेंगे, इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो टोटल जो है मैंने फिगर में 13 कंपोनेंट्स को यहाँ पे लेबल कर दिया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। अब मैं अगर बात करूं स्पेशली जो अगर बोला जाए तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अलावा अगर बात किया जाए गोल्गी बॉडी का और लाइसोसोम का बच्चों, और साथ में वैक्यूल का, ये 4 सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन वो डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन आपस में ये मिलजुल कर काम करते हैं। तो अगर ये 4 के 4 अगर परफॉर्म करते, स्ट्रक्चर भी अलग है और फंक्शन भी अलग है, लेकिन ये यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन जो है वो क्या है? डिस्टिंक्ट है। बट फंक्शन, बट यहाँ पे परफॉर्म फंक्शन इन परफॉर्म फंक्शंस इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, बट वर्क इन, यहां पे परफॉर्म वर्क इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये काम करते हैं। तो हमने कहा कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करने से क्या मतलब है, तो हमने कहा जब मिलजुल कर कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज सिस्टम। और यहाँ पे ये सबके सब मेम्ब्रेन से बने हुए हैं, तो हम बोलेंगे मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन सिस्टम। लेकिन ये साइटोप्लाज्म के अंदर है और अंदर का मतलब एंडो होता है, सो दे आर कॉल्ड एज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और सिस्टम वर्ड क्यों आया? कोऑर्डिनेटेड वर्ड की वजह से, दैट इज कॉल्ड द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, या फिर हम बोलते हैं EMS। अब सवाल ये है कि क्या इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आता है क्या इसमें क्लोरोप्लास्ट आता है क्या इसमें पैरोक्सीसोम आता है क्या? नहीं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों यहां पर ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले यहां पर बात की गई है सेल बाउंड्री या सेल एनवेलप की। सबसे पहला वर्ड लिखेंगे कि ये जो है वो है 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। कैसा है? 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, दिख ही रहा है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, अगला, इसमें सबका केमिकल कंपोजिशन अलग है, तो ये केमिकली कॉम्प्लेक्स है। कैसा है? केमिकली कॉम्प्लेक्स। ओके, अगला अगर बात किया जाए तो ये टाइटली बाउंडेड है। कैसा है बच्चों? टाइटली बाउंडेड। ओके, टाइटली बाउंडेड। ओके, इनका फंक्शन जो है वो डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट फंक्शन, डिस्टिंक्ट फंक्शंस। ओके, फंक्शन इनका जो है डिस्टिंक्ट है, बट टुगेदर एक्ट एज ए, यहां पर बोलेंगे बट एक्ट एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह ये वर्क करते हैं, मतलब सब सेल को सुरक्षा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ग्लाइकोकैलिक्स पे। तो आप जानते हैं यहाँ पे ग्लाइको का मतलब क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, और कैलिक्स का मतलब है सीथ। कार्बोहाइड्रेट की सीथ को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, सवाल यहाँ पर ये है कि वो कार्बोहाइड्रेट कौन है, माइक्रोमोलिक्यूल है या माइक्रोमोलिक्यूल है? तो हम कहेंगे मैक्रोमोलिक्यूल से मिलके बना होता है। ठीक है, अब मैक्रोमोलिक्यूल्स में यहां पर कौन कौन क्या बनाता है ये हमें बताना है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में इसमें प्रेजेंट होता है सबसे पहले हाइलुरोनिक एसिड, नाम सुना होगा आपने। तो यहां पर हम डायरेक्टली बात करते हैं कि ये बना होता है हाइलुरोनिक एसिड। किससे? हाइलुरोनिक एसिड से। हाइलुरोनिक एसिड प्लस यहां पर म्यूसिन भी प्रेजेंट होती है, प्लस यहां पर सियालिक एसिड भी होगा। और खास बात बड़े ध्यान से सुनिएगा
कि यहां पर ये सारे तो पॉलीसेकेराइड थे, लेकिन अब यहां पर प्रोटीन में आर मे नॉट प्रेजेंट, प्रोटीन में आर मे नॉट प्रेजेंट, मतलब प्रोटीन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सवाल यहां पर ये बहुत पूछा जाता है कि hyaluronic एसिड क्या है। तो hyaluronic एसिड जो है बच्चों वो है एनिमल सीमेंट। आप जानते हैं सीमेंट किस काम आता है, ईंट को जोड़ने में। तो यहां पर ईंट की तरह कौन काम करेगा एनिमल में, सेल। तो दो एनिमल सेल को जोड़ने में काम कौन आएगा, एनिमल सीमेंट। और एनिमल सीमेंट कौन है, hyaluronic एसिड। hyaluronic एसिड के दो कंपोनेंट होते हैं, यहां पर एक होता है नाग और दूसरा भी होता है नाग। और दोनों नाग का जो फुल फॉर्म है वो बिल्कुल डिफर करता है। एक का होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और दूसरे का होता है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। ओके, खास बात यह है कि यहां पर ये इस ग्लाइकोकैलिक्स को सेल कोट के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर हम इसे बोलते हैं कि ये जनरली एनिमल में पाया जाता है, इसीलिए एनिमल सेल कोट बोलते हैं। तो आप जानते हैं एनिमल सीमेंट है, एनिमल सेल कोट है, तो एनिमल में तो होगा ही होगा, लेकिन बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट हो सकता है। इन बैक्टीरिया में भी पाया जा सकता है, और साथ के साथ इन एनिमल भी पाया जाएगा। प्लांटी में कभी नहीं पाया जाएगा, फंजाई वगैरह में नहीं पाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये यहां पर ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो थिकनेस और कंपोजिशन वेरी कर सकती है, वेरिएबल थिकनेस एंड कंपोजिशन। यहां पर अगर बात की जाए तो वेरिएबल थिकनेस एंड कंपोजिशन हम कह सकते हैं। ठीक है, अगले नंबर पे हम बात करेंगे कि आखिरकार ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके का हो सकता है। एक तो यहां पर मे बी ये लूज सीथ के फॉर्म में हो, कैसा हो, लूज सीथ के फॉर्म में हो। ठीक है, और दूसरा हो सकता है ये थिक टफ कैप्सूल के फॉर्म में हो। तो यहां पर बात की जाए तो जब ये केवल और केवल यहां पर पॉलीसेकेराइड से बना होगा तब तो ये लूज सीथ केवल रखेगा, लेकिन अगर ये पॉलीसेकेराइड के साथ साथ यहां पर पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन भी रखेगा तो गारंटी है या थिक या टफ होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो हेल्प इन कॉलोनी फॉर्मेशन, ये अगर लूज सीथ है तो ये कॉलोनी फॉर्मेशन में मदद करती है, बैक्टीरियल कॉलोनी बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और अगर थिक टफ है तो ये प्रोवाइड गमी, ये सीबीएसई में पूछा गया बच्चों, प्रोवाइड स्टिकी एंड गमी कैरेक्टर, स्टिकी एंड गमी कैरेक्टर। क्यों? ताकि ये सबस्ट्रेट से आसानी से अटैच हो सके। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि जब ये होगा तो इसे हम लोग बोलेंगे बच्चों स्लाइम लेयर। क्या बोलेंगे? अगर लूज सीथ है तो क्या नाम दिया जाएगा? स्लाइम लेयर। और अगर ये है थिक और टफ है, प्रोवाइड गमी एंड स्टिकी कैरेक्टर है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? कैप्सूल। क्या बोलेंगे? कैप्सूल। कितने टाइप की हो गई ये? दो टाइप की। दो टाइप के ग्लाइकोकैलिक्स के फॉर्म पाए जा सकते हैं, एक लूज सीथ स्लाइम लेयर और थिक टफ कैप्सूल। अब सवाल ये है कि अगर कैप्सूल किसी बैक्टीरिया में है, अगर कैप्सूल जो है वो किसी बैक्टीरिया में है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होगा, यहां पे ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होगा। और अगर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होगा तो कैप्सूल की वजह से यहां पे प्रोटेक्ट फ्रॉम फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी, यहां पे बोला जाएगा प्रोटेक्ट फ्रॉम फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी, यहां पे बोलेंगे फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी से ये प्रोटेक्ट करता है, डेसिकेशन से बचाता है। लेकिन प्राइमरी काम इसका क्या है? डब्ल्यूबीसी जो फैगोसाइट करती है वो इसको खा ना ले, इससे प्रोटेक्ट करता है। और अगर ये इसकी प्रोटेक्शन हो गई तो गारंटी है ये क्या हो जाएगा? पैथोजेनिक, इसका मतलब डिजीज कॉज कर देगा बच्चों।
तो आप बताइए हमें कि जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कोट रखते हैं, वो क्या होंगे? पैथोजेनिक। और आप जानते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया जनरली क्या होते हैं? ग्राम निगेटिव वाले होते हैं। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं? पैथोजेनिक। ओके, इट्स ऑल अबाउट द ग्लाइकोकैलिक्स। ये है ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बेसिकली। अगली बात करेंगे हम लोग बच्चों यहां पर सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में? यहां पर अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। तो मैं आपको जरा सा थोड़ा सा बता देता हूं कि आखिरकार सेल वॉल का जो कंसेप्ट है वो कैसे आगे बढ़ता है। बात कर रहे हैं सेल वॉल की। आप बताओ, आप सेल को तो मैंने बता दिया कि ऐसे ही सेल होती है, ठीक है, लेकिन अब यहां पे एक वर्ड आया है वॉल। और आप जानते हैं रूम की अपनी वॉल होती है, रूम वॉल बोलते हैं, वैसे ही सेल की अपनी वॉल होती है तो सेल वॉल बोलते हैं। तो बच्चों आप बताओ, वॉल का मतलब है बेसिकली दीवार, और दीवार आपने देखी है, घर की दीवार देखी है तो रूम वॉल बोलते हैं, सेल की दीवार है तो सेल वॉल बोलेंगे। आप बताओ, दीवार अपने माइंड में रख के बताओ, आप यहां पे ये रिजिड होगी या नॉन रिजिड होगी? तो रिजिड होगी भाई। उसके बाद अगर बात की जाए तो हार्ड होगी या सॉफ्ट होगी? हार्ड होगी। इसके अलावा ये नॉन लिविंग होगी या फिर लिविंग होगी? ऑब्वियसली नॉन लिविंग होगी। और खास बात यहां पर नॉन लिविंग के साथ साथ रिजिड है, हार्ड है, नॉन लिविंग है, क्या ये सबसे वॉल है तो वॉल तो बाहर ही होगी, रूम के अंदर थोड़ी ना होगी। तो यहां पर बोला जाएगा आउटर मोस्ट कवरिंग होगी। रिजिड है, हार्ड है, नॉन लिविंग है, आउटर मोस्ट है, और खास बात कंप्लीटली परमिएबल है। कैसा है बच्चों? कंप्लीटली परमिएबल, मतलब ये जनरली किसी को रोकेगी नहीं जो इसके अंदर जा सकता है। इसके अलावा क्या ये प्रोटेक्टिव है? क्या? हाँ बिल्कुल है, प्रोटेक्शन करेगी। क्या ये स्ट्रक्चर या शेप को बनाती है? क्या? हाँ स्ट्रक्चरल है, बिल्कुल है। अगले नंबर पे ये स्ट्रक्चरल भी है। अगला अगर पूछा जाए तो क्या आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चरल होने के साथ साथ ये सपोर्ट भी करेगी? क्या? बिल्कुल, ये सपोर्टिव भी है, ये सपोर्टिव है। रिजिड है, हार्ड है, नॉन लिविंग है, आउटर मोस्ट है, कंप्लीटली परमिएबल है, प्रोटेक्टिव है, स्ट्रक्चरल है और सपोर्टिव है। दैट इज कॉल्ड द सेल वॉल। इसे क्या बोलेंगे? सेल वॉल। अब बात करते हैं आखिरकार इसके फंक्शन के बारे में कि आखिर क्या क्या काम करती है सेल वॉल। तो पहली चीज तो हो गई, सेल वॉल में आपको क्या पढ़ना है? डेफिनेशन। क्या बच्चों? डेफिनेशन। दूसरा क्या पढ़ना है? काम। आइए काम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आप बताइए यहां पे मेंटेन द शेप ऑफ सेल। ये शेप ऑफ सेल को मेंटेन करेगी या नहीं? बिल्कुल करेगी। दूसरा अगर पूछा जाए, अगर सेल में पानी ज्यादा भर जाए तो फट ना जाए सेल, और अगर सेल में पानी कम हो जाए तो पिचक ना जाए सेल। मतलब स्पेशली फॉर बैक्टीरियल सेल की अगर बात करें तो प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड बर्स्टिंग। तो यहां पर हम कहेंगे प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। ओके, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड बर्स्टिंग। तो ये बोला जा सकता है कि फटने से या फिर पिचकने से ये बचाती है। तीसरा अगर पूछा जाए, क्या ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन? हाँ, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, यहां पर लिखा जाएगा प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। डैमेज और इन्फेक्शन से क्या करेगी? बचाएगी। चौथा बताइएगा, क्या इसकी ये कंप्लीटली परमेएबल है, इसके अंदर पोर्स होंगे, लेकिन अगर उस पोर की साइज से बड़ा मटेरियल अंदर जाना चाहे, अगर पोर की साइज से बड़ा मटेरियल है तो माइक्रो या मैक्रो? मैक्रो। तो मैक्रो मॉलिक्यूल, इसका मतलब अगर जाना चाहे जो कि सेल में जरूरत नहीं होती होगी तभी वो पोर उतने बनाए जाते होंगे। इसका मतलब ये है कि जिनकी जरूरत सेल में नहीं है वो सेल के लिए क्या है? अनडिजायर्ड। और बड़े साइज में है तो मैक्रो या माइक्रो? मैक्रो। तो आप बताओ, ये प्रोवाइड बैरियर, क्या बोलेंगे? प्रोवाइड बैरियर। प्रोवाइड बैरियर किसके लिए रुकावट के काम करेगी? प्रोवाइड बैरियर फॉर अनडिजायर्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे बच्चों? अनडिजायर्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। यहां पर आएगा अनडिजायर्ड
मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए, ये 4 फंक्शन हो गए। 5वें नंबर पे आएगा, क्या ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करेगी? क्या बिल्कुल हेल्प करेगी, सेल टू सेल इंटरेक्शन। तो शेप ऑफ सेल, कोलैप्सिंग बर्स्टिंग से बचाना, डैमेज एंड इंफेक्शन से बचाना, बैरियर फॉर अनडिजायर्ड मैक्रोमोलिक्यूल एक्ट करना, सेल टू सेल इंटरेक्शन। तो एक तो डेफिनेशन हो गई और दूसरा हो गया बच्चों यहाँ पे सेल वॉल का क्या काम है, ठीक है। पहला डेफिनेशन, दूसरा काम। तीसरे नंबर पे हमें देखना है कि आखिरकार हमें, इसको हटा दें, आप नोट कर सकते हैं इसे बेसिकली, लेकिन यहाँ पर रिवीजन के तौर पे एक एक बात देखिए। रिवीजन का तब मतलब नहीं है जब मैं बहुत तेज पढ़ाता जाऊं, आपके कुछ दिमाग में ना आए, तो आपका समय भी खराब होगा और सवाल भी नहीं सही होंगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं आएगा। तो इसलिए आप तक चीजें पहुंचे, कम पहुंचे, धीरे पहुंचे, बट आपका सवाल सही हो जाए और जो आप पढ़े वो बहुत पुख्ता तरीके से पढ़े। चलिए, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों कि आखिरकार जो सेल वॉल है वो किसमें कैसे होती है। चलिए आइए, सेल वॉल हम देखने जा रहे हैं। और सेल वॉल की अगर बात करें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोनेरा। और मोनेरा में हमें 2 जगह देखना है। एक देखना है बैक्टीरिया में बच्चों, आप जानते होंगे, और दूसरा सबसे फेमस है जो आपको पता होगा, आर्की बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो हम आएंगे प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो सबसे पहले डायनोफ्लैजिलेट्स, क्या बोलेंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा डायटम्स के बारे में बात कर सकते हैं, क्या खास बात है। इसके अलावा यूग्लिनोइड्स के बारे में बात कर सकते हैं, खास बात। और इसके अलावा स्लाइमोइड्स में अगर बात की जाए तो कहां पर क्या पाया जाएगा, और खास बात प्रोटोजोन्स के अंदर भी बात कर सकते हैं बच्चों यहां पर। और अगला यहां पर प्रोटिस्टा के बाद तीसरा आता है बच्चों यहां पर माइकोटा। और माइकोटा बोले तो फंजाई, और फंजाई के अंदर आपको देखना है। और स्पेशली अगर पूछा जाए तो एक तो जनरली बताया जाता है कि आखिरकार जनरली फंजाई में, और दूसरा एक्सेप्शन है जो पूछा भी जाता है, तो इसलिए गौर से सुनिएगा। एक्सेप्शन ऊमाइसिटीज का है, किसका, ऊमाइसिटीज का है, जिसका एक एग्जांपल सीबीएसई ने पूछा हुआ है जो है पाइथियम। क्या बोलेंगे, पाइथियम। डैम्पिंग ऑफ डिजीज कॉज करता है बच्चों ये। तो फंजाई में भी सेल वॉल देखेंगे। और चौथे नंबर पे हम लोग आएंगे इसके बाद प्लांटी। क्या बोलेंगे, तो प्लांटी में हमें देखना ही है प्लांटी की सेल वॉल किससे बनी होती है। फिर प्लांटी में हमें देखना है एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है। फिर एल्गी में हमें देखना है ग्रीन एल्गी की किससे बनी होती है। फिर देखना है ब्राउन एल्गी में क्या खास बात होती है बच्चों। और फिर हमें देखना है रेड एल्गी में क्या खास बात होती है, इनके बारे में। और 5वें नंबर पे बच्चों हमें देखना है कि प्लांटी के बाद जो आएगा वो आएगा एनीमेलिया। तो एनीमेलिया में सेल वॉल का क्या मामला है, और अगर कोई स्पेशल नोट है, स्पेशल पॉइंट है, तो वो हमें यहाँ पर देखना है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट तेजी से। तो हम इसे हटाने जा रहे हैं फिगर। आपके आज के बाद जब कोई सेल बोलेगा तो आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें हमेशा आ जाएंगी, ताकि आपको ये पता रहे कि आखिरकार सेल को हम कैसे डिनोट करते हैं। वर्ड आपको नहीं समझ आएगा, आपको डायरेक्टली बेसिकली फिगर ध्यान रहेगा, तो आप कभी किसी चीज को मिस नहीं करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों, यहां पर सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं जो आप जानते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की अगर बात करें तो यहां पर पेप्टाइडोग्लाइकेन किसकी बनी होती है बच्चों, पेप्टाइडोग्लाइकेन, या फिर इसे ही बोलते हैं म्यूरिन। बात खत्म एक लाइन में। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन दोनों डिफर करती है बाकी बैक्टीरिया से, और यहां पर ये बनी होती है कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड की, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है सेल वॉल। और सेल मेम्ब्रेन ब्रांच्ड चेन ऑफ लिपिड से बनी होती है, जबकि लिपिड बाइलेयर होती है बाकी सब में। तो यहाँ पे अभी सेल वॉल की बात कर रहे हैं बच्चों, तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड से। और यहाँ पे हेल्प टू सर्वाइव
इन हार्श हैबिटेट। बोले हार्श का मतलब एक्सट्रीमली अनफेवरेबल हैबिटेट में भी इसे सरवाइव करने में मदद करता है। अच्छा, रीजन क्या है? यहाँ पे आर्की का मतलब है प्राचीन, मतलब पुराने, और प्राचीन बैक्टीरिया जो इवॉल्व हुए वो प्राचीन एनवायरनमेंट में हुए, और जो हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हार्श था, तो उसके अंदर सेल वॉल ऐसे ही बननी थी और हार्श हैबिटेट में ये सरवाइव कर सकते हैं। तो ये यू बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग सेल वॉल पाई जाती है और बिल्कुल अलग सेल मेम्ब्रेन आर्की बैक्टीरिया में पाई जाती है, जो इनको हार्श हैबिटेट में सरवाइव करने में मदद करती है। एनसीईआरटी के लाइन में बच्चों प्रोटिस्टा के बारे में बात करें अगर, तो यहां पर अगर बात की जाए तो स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स क्या पाई जाएंगी? स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन आउटर सेल वॉल, स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन आउटर सेल वॉल। ओके, अगले नंबर डाइटम्स में इन सिलिका कंटेनिंग, क्या बोलेंगे? सिलिका कंटेनिंग इंडेस्ट्रक्टिबल, सिलिका कंटेनिंग इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब कभी भी ये डिकम्पोज नहीं होती, इंडेस्ट्रक्टिबल सेल वॉल पाई जाती है। और आप जानते हैं डायटमेसियस अर्थ के नाम से ये एक्युमुलेट हो जाती है डेप्थ पे बिलियन ऑफ ईयर्स में। यूग्लिनोइड्स के अंदर अगर बात की जाए बेटा तो सेल वॉल जो है वो पूरी तरह से क्या है? अब्सेंट है, और इसकी जगह पे यहां पर प्रोटीन रिच लेयर, क्या बोलेंगे? प्रोटीन रिच लेयर, यहां पर प्रोटीन रिच लेयर, और जिसे बोलते हैं पेलिकल, क्या बोलेंगे? पेलिकल। और ये पेलिकल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यूग्लिना के लिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, स्लाइम मोल्ड्स के अंदर अगर बात की जाए तो इनके जो स्पोर्स हैं, इनके स्पोर्स पजेस, यहां पर स्पोर्स प्रेजेस ट्रू सेल वॉल, स्पोर्स में ट्रू सेल वॉल पाई जाती है। ओके, अगला प्रोटोजोन्स के अंदर अगर बात की जाए तो सेल वॉल जो है यहां पर क्या होगी? अब्सेंट होगी। अगर एग्जांपल आपको देखना है तो स्यूडोपोडिया बनाने के लिए अमीबा को रिजिड नहीं रहना चाहिए, तो अमीबा देख लीजिए, पैरामीशियम देख लीजिए, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है प्रोटोजोन्स के जनरली यहां पर सेल वॉल अब्सेंट होती है। ओके, अगर मैं बात करूं फंजाई की तो जनरली अगर बोला जाए तो यहां पर ये पाई जाती है बच्चों काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड, किसकी? काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स की सेल वॉल पाई जाती है। ओके, अगला एक्सेप्शन के तौर पे ओमाइसिटीज है, एग्जांपल सीबीएसई ने पूछा है, स्टार है बेटा, तो एक्सेप्शन है, और यहां पर यही है जिसमें सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है। तो डैम्पिंग ऑफ डिजीज पाइथियम करता है, ध्यान रखना है। अगला आते हैं प्लांटी के अंदर, तो प्लांटी की जो सेल वॉल है बच्चों बोलते जाएंगे, यहाँ पे सेलुलोज होगा, हेमीसेलुलोज होगा, पेक्टिन होगा और प्रोटीन होगा। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन एंड प्रोटीन से बनी होगी प्लांटी, जनरल बात है। लेकिन अगर एल्गी की बात करें तो यहां पर आएगा सेलुलोज है, और क्या है? गैलेक्टेंस है, मैनेंस है, और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पूछा गया सीबीएसई के अंदर बेटा, अगला ग्रीन एल्गी के अंदर देखा जाए तो यहां पर खास बात है, इनर जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की होती है, और आउटर जो सेल वॉल है बच्चों वो पेक्टो या फिर पेक्टिन की पाई जाती है। ठीक है, अगला ब्राउन एल्गी की खास बात, यहां पर सेलुलोजिक सेल वॉल तो होगी सेलुलोजिक होगी, और साथ में यहां पे हाइड्रोकोलॉइड एल्जिन, स्पेशल बात है, यहां पर एल्जिन भी प्रेजेंट होता है। आइए, रेड एल्गी इंपॉर्टेंट है, यहां पर अगर पूछा जाए तो सेलुलोज तो होगा ही होगा, साथ में पेक्टिन भी होगा बच्चों, और एक स्पेशल बात है जो है पॉलीसल्फेट एस्टर्स, क्या बोलेंगे? पॉलीसल्फेट एस्टर। तो प्लांट केमिस्ट्री से भी आपका ये कवर हो जाएगा। एनिमैलिया के अंदर कभी भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है, किसी भी प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होगी, एनिमल सेल के अंदर नहीं होगी। तो प्लांट और एनिमल को आप देख के भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। स्पेशल पॉइंट क्या है
कि यहाँ पर स्पेशल पॉइंट के तौर पे बच्चों यहाँ एक साइंटिस्ट आते हैं, आपने नाम जानते होंगे कि 1839 की बात है और 1839 में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है थियोडोर स्वॉन। क्या नाम है? थियोडोर स्वॉन। और थियोडोर स्वॉन साहब जो हैं ये हैं ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। क्या हैं? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। नाम से पता चल रहा है अगर जूलॉजिस्ट हैं तो गारंटी है कि एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे। हाँ, लेकिन जूलॉजिस्ट होने के बाद स्पेशली ये एनिमल के बारे में तो स्टडी किए, लेकिन ऑल्सो स्टडी ऑन प्लांट, ऑल्सो स्टडी ऑन प्लांट के ऊपर भी स्टडी किए। और प्लांट के ऊपर स्टडी करके इन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की बच्चों, वो रिपोर्ट ये थी कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ द ऑल प्लांट्स। क्या बोलेंगे? यहां पर अगर बोला जाए तो बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल यूनिक फीचर ऑफ प्लांट्स। क्या बोलेंगे? यूनिक फीचर ऑफ प्लांट्स, यूनिक फीचर ऑफ प्लांट्स बोला जाता है। ओके, तो ये स्पेशल पॉइंट के तौर पे साइंटिस्ट को भी याद रखिए आप। अगला, अब बात करते हैं यहां पर हम लोग कि टाइप ऑफ सेल वॉल। क्या बात करेंगे बेटा? यहां पर अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि टाइप ऑफ सेल वॉल। बिल्कुल, यहां पर टाइप ऑफ सेल वॉल दो तरीके से मेनली होता है, एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। तो सुन लीजिए, अगर मैं कहूं प्राइमरी सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट होती है, आउटर मोस्ट होती है और हमेशा इसके अंदर ही जो नई सेल वॉल बनेगी वो टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन बनेगी। तो आप जानते हैं यहां पे इनर साइड या फिर मैं बोल सकता हूं टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां पर ये बनती है। तो आप याद रखिए बच्चों, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो इस तरीके से मैं दिखा सकता हूं, जैसे यहां पर एक सेल है और उस सेल की ये है सेल वॉल, ये है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। इसके बाद अगर सेकेंडरी इसमें बनना है तो सेकेंडरी कभी बाहर की तरफ नहीं, हमेशा जो है वो अंदर की तरफ ही बनती है। तो यहां पर ये टूवर्ड्स द इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ही हमेशा बनती है। तो आप बताओ, यहां पर ये आया और ये आया और ये आया सेल मेम्ब्रेन। तो आप बताएं यहां पर ये जो ग्रीन कलर से है ये क्या है? सेल की मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल की मेम्ब्रेन है। जबकि बाहर क्या है? प्राइमरी सेल वॉल है। और ये जो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर है वो है सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। तो आप बताएं, ये आउटर मोस्ट है, इसके अलावा इलास्टिक है, साथ में थिन है, और यहां पे ये अगर बात की जाए सेकेंडरी की तो एनालास्टिक है और रिजिड है बच्चों। रिजिड है मतलब हार्ड है, तो ये हार्ड है। खास बात ये प्रेजेंट होती है यंग प्लांट पार्ट में। किस में प्रेजेंट होगी? यंग प्लांट पार्ट में प्रेजेंट होगी, यंग पार्ट्स में प्रेजेंट होगी और इमेच्योर पार्ट में प्रेजेंट होगी। जबकि सेकेंडरी वाली जो है वो किस में प्रेजेंट होगी? मेच्योर या फिर ओल्ड पार्ट में, मेच्योर एंड ओल्ड पार्ट्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगला मैं कह सकता हूं प्राइमरी सेल वॉल जो है धीरे धीरे जब प्राइमरी यहां पे सेल के साइज बढ़ने के साथ साथ ग्रेजुअली डिमिनिश होगी। प्राइमरी सेल वॉल जो है यहां पे ग्रेजुअली बोल सकते हैं, ग्रेजुअली diminishes as cell matures। जैसे जैसे सेल मैच्योर होगी, साइज बढ़ेगी, वो टूटती जाएगी और सेकेंडरी सेल वॉल बनती चली जाती है। तो ये यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल बच्चों यूनिवर्सल बोला जाता है क्योंकि हर सेल में प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। जबकि अगर बात की जाए तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो सब में नहीं पाई जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पर सेकेंडरी सेल वॉल मेरिस्टेमेटिक सेल में पाई नहीं जाती है, मेरिस्टेमेटिक सेल में पाई नहीं जाती है। तो आप देखिए सेल वॉल के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा? डेफिनेशन पढ़ा। पहला पॉइंट एक तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पढ़ेंगे सेल वॉल हेडिंग कैसे कवर होगी। पहला हो गया डेफिनेशन, दूसरा हो गया उसका काम, तीसरा हो गया सेल वॉल किसमें किससे बनी होती है मतलब कंपोजिशन, और चौथा हो गया कि आखिरकार किसके कौन कौन से टाइप होते हैं।
अब दो चीजें मैं मुंहजबानी बता दे रहा हूं, इसको आप एडिशनली याद रखिएगा। दो तरीके होते हैं सेल वॉल बनाने के। एक तरीका होता है बच्चों कि अगर यहां पे कोई भी सेल वॉल का मटेरियल ग्रेन्स के फॉर्म में अरेंज होने लगे, और एक है जब लेयर के फॉर्म में अरेंज होने लगे। तो यहां पर किस फॉर्म में अरेंज हुआ है? ग्रेन्स के फॉर्म में। यहां पर किस फॉर्म में अरेंज हुआ है? लेयर के फॉर्म में। तो ग्रेन्स के फॉर्म में जब आता है तो इसे, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं इनटू ससेप्शन। क्या बोलते हैं? इनटू ससेप्शन। और इनटू ससेप्शन मेथड से प्राइमरी सेल वॉल भी बन सकती है और सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी दोनों बन सकती है। जबकि जब लेयर के फॉर्म में होता है बच्चों तो इसे बोलते हैं एपोजिशन। क्या बोलेंगे? एपोजिशन, जिससे केवल सेकेंडरी ही बन सकती है। तो एक स्टेटमेंट आता है, सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाय द इनटू ससेप्शन एंड एपोजिशन बोथ। हाँ, एब्सोल्यूट राइट है, क्योंकि सेकेंडरी इससे भी बनेगी और सेकेंडरी इससे भी बनेगी। ना भी ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडिशनली आपको याद रहना चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट द सेल वॉल। अगला हम लोग सेल मेम्ब्रेन और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बच्चों याद पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। उम्मीद है आपका कभी भी कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ सारी चीजें A to Z कवर्ड हैं। तो जस्ट ये सेल बायोलॉजी को हम लोग एक एक करके बारी बारी से हेडिंग वाइज कवर करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट द बायोलॉजी रैपिड रिवीजन। एंड सेफ रहिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।